हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। तो थैंक यू सो मच मोल कंसेप्ट के फर्स्ट पार्ट को आप इतने सारा प्यार दिए। इनफैक्ट सुधांशु सर ने भी मेरा वीडियो देखा है, ऐसे मेरे को बच्चे कमेंट्स में टेलीग्राम में बोल रहे हैं। पता नहीं ये सच है कि झूठ है, बट अगर ऐसा हुआ होगा तो आई एम ब्लेस्ड कि सुधांशु सर को मेरे नोट्स और 8 मिनट वाला रिविज़न अच्छा लगा। तो ऑब्वियसली सारा क्रेडिट सुधांशु सर का ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट का सेकेंड पार्ट। सबसे पहले मिनिमम मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू 100 बाय परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इनटू एटॉमिक मास इनटू एटॉमिसिटी। इफ देयर इज नो एटम गिवन देन एटॉमिसिटी बिकम्स 1। क्योंकि जब हम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालते हैं तब हम क्या करते हैं ना, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास इनटू 100 करते हैं। तो जब हम मिनिमम मॉलिकुलर मास निकालेंगे तो ये आएगा। फिर आते हैं एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला पे। Empirical formula is represented the simple whole number ratio of atom of any element, and molecular formula is represented the exact number of the atom of element in a compound. देन आता है n, जो होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, जो कि ऑलवेज ए होल नंबर होता है, एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू मॉलिकुलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। सो अगर हमको मॉलिकुलर फार्मूला निकालना है और एम्पिरिकल फार्मूला और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे ना, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 6 है, तो यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला हमको C1H1 दिया हुआ है, जिसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो C6H6 होगा, जो कि है मॉलिकुलर फार्मूला। अगर मॉलिकुलर फार्मूला दिया हुआ है और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे ना, मॉलिकुलर फार्मूला में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर डिवाइड कर लेंगे, तो हमको एम्पिरिकल फार्मूला मिल जाएगा। If empirical formula is same, then mass percent of compound of each element is same in each compound. ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, याद रख लेना। फिर आते हैं कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। अगर यहाँ हमको कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है और उसका मास परसेंटेज रेशियो और फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे ना, डायरेक्टली उसमें एटॉमिक मास डिवाइड कर लेंगे। जो भी आएगा उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को क्या करेंगे ना, जो कि लोएस्ट नंबर होगा उसके साथ डिवाइड कर लेंगे। जो भी आएगा वो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला होगा अगर होल नंबर आया। बट अगर फ्रैक्शन में आया, हम क्या करेंगे ना, जो उसमें डिवाइड किए थे उसको हम मल्टीप्लाई करके फिर से उसको होल नंबर कर लेंगे, जो कि अगेन आएगा एम्पिरिकल फार्मूला। फिर आते हैं आइसोमॉर्फिज्म में, जो कि टू सब्सटेंस मस्ट हैव द सेम केमिकल फॉर्मुलेशन, they must contain atoms which have corresponding chemical properties and the size of corresponding atoms should be similar। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे FeSO4 एंड ZnSO4, ये दोनों का फॉर्मुलेशन सेम है और ये दोनों का साइज अप्रॉक्सीमेटली सेम है, तो ये हमारा आइसोमॉर्फिज्म पे जाता है। देन आते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पे। गैस दो टाइप के होता है, एक है आइडियल गैस देन और एक है रियल गैस। आइडियल गैस इज those gases intermolecular force between gas molecules is 0 and volume of gas molecule is also neglected, and real gas is that gas intermolecular force between gas molecules is not neglected and volume of gas molecule is not neglected. Ideal gas equation is PV is equal to nRT and real gas equation is P plus AN square divided by V square, B माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, जो कि हम वैन डर वाल गैस इक्वेशन के नाम से जानते हैं। फेयर ए बी इज इक्वल टू वैन डर वाल गैस कंस्टेंट एंड ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस, एन बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस मॉलिक्यूल, ए रिप्रेजेंटेड बाई इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल एंड बी रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। पी बी इज इक्वल टू एन आर टी इज आइडियल गैस इक्वेशन, जहाँ पे टी इज टेम्परेचर इन केल्विन and n is number of moles, r is a universal gas constant and same for every gases, and b is volume and p is pressure। यहाँ पे मैंने प्रेशर का कुछ कन्वर्जन दिया हुआ है। देन यहाँ पे टेम्परेचर, जो कि ऑलवेज केल्विन में लिया जाता है। अगर सेल्सियस में दिया हुआ है तुम वहाँ पे 273.15 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो, बट अगर सेल्सियस से तुम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहे हो तो 9/5 मल्टीप्लाई करके 32 ऐड करके फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आता है वॉल्यूम, जिसका एसआई यूनिट मीटर क्यूब होता है। फिर यहाँ पे जो कन्वर्जन दिया हुआ है 180 एम इजिकल टू 760 MM/Hg या फिर 1.013 वाट, जिसको हम टोटली 1 बार अप्रॉक्स लेते हैं, और 1 × 10⁵ पैस्कल। पैस्कल इज एसआई यूनिट जहाँ हम यूज़ करते हैं हमेशा, इसको याद रख लेना। फिर आते हैं यूनिवर्सल गैस कंस्टेंट पे। अगर प्रेशर पैस्कल में और एसआई यूनिट में दिया हुआ है और वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया हुआ है, लाइक सारा एसआई यूनिट में है, तो हम R = 8.314 और
5/3 यूज़ करेंगे। बट अगर वहाँ पे प्रेशर एटीएम और बार में दिया हुआ है और वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है तो यहाँ R इज इक्वल टू 0.0821 और 1/12 यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, उसको लेके बहुत सारा फार्मूलाज जैसे कि N इज इक्वल टू PV/RT, ऐसे बहुत सारा फार्मूलाज लिखा हुआ है। देन PV इज इक्वल टू nRT, अगर हम इसको डेंसिटी और मॉलिकुलर मास के फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं तो PM इज इक्वल टू DRT। सो डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू PM/RT। फॉर ए गिवन मास जहाँ पे मोलर मास फिक्स्ड हो तो डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ गैस। देन आते हैं वेपर डेंसिटी पे। वेपर डेंसिटी इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैसेस, जहाँ पे हम वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस at same temperature and pressure, because hydrogen is lightest gas and हम vapor density lightest gas के रेस्पेक्ट में ही मेज़र करते हैं। तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। फिर आते हैं गैसियस लॉ पे, जिस पे हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करके ही निकालेंगे। बॉयल्स लॉ इज इक्वल टू एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस एंड गिवन अमाउंट ऑफ गैस, जहाँ पे टेम्परेचर एंड गिवन अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट है। सो यहाँ पे आर तो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑलवेज कांस्टेंट ही होता है, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो इसका ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। देन उसके बाद आता है गेलू-शैक्स लॉ एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस एंड नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा इन केल्विन, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है और R तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है ही, तो P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, तो P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। देन आते हैं चार्ल्स लॉ पे। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, कांस्टेंट प्रेशर इज आइसोबारिक प्रोसेस, सो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T इन केल्विन होता है टेम्परेचर, क्योंकि हम टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेते हैं। तो B इज इक्वल टू KT एंड B/T इज इक्वल टू कंस्टेंट, जहाँ पे B1/T1 इज इक्वल टू B2/T2, जहाँ पे यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। फिर आते हैं एवोगाड्रोस लॉ पे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। फिर आते हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन। अगर हम एक गैस को उठा के यहाँ पे रख देते हैं जहाँ पे नो लीकेज होता है, क्योंकि लीकेज नहीं दिया हुआ है, तो N1 इज इक्वल टू N2 होता है, तो वहाँ पे P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2 हो जाता है। इसको लेके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है। देन आते हैं स्टोइचोमेट्री पे। अप्लाइड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हम उसको बैलेंस करने के बाद स्टोइचोमेट्री अप्लाई करेंगे। फिर आते हैं प्योरिटी कंसेप्ट में। गिवन मास ऑफ कंपोनेंट इज नॉट इक्वल टू प्योर मास ऑफ कंपोनेंट, इसको लेके ओनली दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक है प्योर मास ऑफ कंपोनेंट और एक पूछ सकता है परसेंटेज प्योरिटी। ये प्योर मास ऑफ कंपोनेंट पूछा है तो गिवन मास ऑफ सैंपल इंटू परसेंटेज प्योरिटी डिवाइडेड बाय 100, बट अगर परसेंटेज प्योरिटी पूछा है तो मास ऑफ प्योर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सैंपल इंटू 100। फिर आते हैं यील्ड कॉन्सेप्ट और एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट में। थियोरेटिकल यील्ड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू स्टोइचोमेट्री एंड एक्चुअल यील्ड इज एक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। एंड थियोरेटिकल यील्ड हमेशा ज़्यादा होता है एक्चुअल यील्ड से, तो यहाँ पे भी हमेशा दो तरह का क्वेश्चन बन सकता है। वन इज परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड इंटू 100 एंड एक्चुअल यील्ड इज इक्वल टू थियोरेटिकल यील्ड इंटू परसेंटेज एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय 100। देन आते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट पे। व्हेन क्वांटिटी ऑफ मोर देन वन रिएक्टेंट्स आर गिवन देन वी यूज लिमिटिंग रिएजेंट and reactant which will completely consumed first during reaction is limiting reagent. Then आते हैं excess reactant पे। reactant which will not completely consumed during reaction and some part of the reactant remains unused or unreacted is excess reactant. Then देखते हैं हम limiting reagent कैसे identify करेंगे। if mole of reactant are given calculate ratio of given number of moles of reactant divided by their stoichiometric कोफिशिएंट। रिएक्टेंट हैविंग लो रेशियो बिहेव एज लिमिटिंग रिएजेंट। हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वाचिंग। पढ़ते रहना गाइस, बाय।